This is Dr. Neetu Mathur, BSc Part 1, Paper 3, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे पुनरुद्भवन या रीजनरेशन। पुनरुद्भवन और रीजनरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगभग हर इन्वर्टिब्रेट में देखी जाती है, लेकिन हायर एनिमल्स में ये कम होती है। सभी जंतुओं के अंदर एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है हीलिंग की, घाव भरने की या रिपेयर करने की या डैमेज करने की, बॉडी में डैमेज को रिपेयर करने की। किसी भी आर्टिफिशियल सर्कमस्टांसेस में या नेचुरल सर्कमस्टांसेस में अगर बॉडी में कोई घाव हो जाता है या वुंड हो जाता है तो वो भर जाता है। तो रिपेयरेबल डैमेज जो होता है वुंड का, जिसमें कि टिश्यूज की रिपेयरिंग होती है, वो भी एक पुनरुद्भवन का ही पार्ट होता है। लेकिन डैमेज पार्ट को वापस से एस्टैब्लिश करना, रीएस्टैब्लिश करना जो है वो एक्चुअल रीजनरेशन कहलाता है। तो हम वास्तविक शब्दों में ये कह सकते हैं कि रीजनरेशन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा डैमेज हुआ या खोया हुआ शरीर का भाग पुनः एस्टैब्लिश किया जा सके। इट इज रीएस्टैब्लिश्ड, वापस से एस्टैब्लिश किया जा सकता है। इट इज अ डेवलपमेंटल फिनोमिना है, ऐसा इस प्रकार का डेवलपमेंटल फिनोमिना है कि जो कि पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड में या ऑलरेडी फॉर्म्ड पहले से बने हुए ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। उसके अंदर वो सारे मूल प्रोसेस इंक्लूड होते हैं जिसमें कोशिका विभेदन होती है, प्रोलिफरेशन है, कोशिकाओं की गति है, अंगी भवन का निर्माण है, हिस्टोजेनेसिस है, वृद्धि है, जो कि हम भ्रूण के डेवलपमेंट के टाइम में देखते हैं। लेकिन ये भ्रूणीय डेवलपमेंट से भिन्न होती है। क्यों? क्योंकि ये एकदम प्लूरिपोटेंट कोशिकाओं से नहीं बनते हैं, जो कि प्लूरिपोटेंट नहीं होती। जैसे एम्ब्रियो में हम देखते हैं कि वो पूर्ण क्षम कोशिकाएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर रीजनरेशन में वो कोशिकाएं पूर्ण क्षम नहीं होती हैं या प्लूरिपोटेंट नहीं होती हैं। द फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट अंडर विच रीजनरेशन अकर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियो। जो भौतिक वातावरण है वो रीजनरेशन में अलग होता है और भ्रूणीय डेवलपमेंट में अलग होता है। लेकिन दोनों ही तरीके से रीजनरेशन या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो एपिजेनेटिक प्रोसेस होता है, यानी कि उसमें जीन का प्रभाव और प्रोग्रामिंग नजर आती है। तो एक की अगर हमें नॉलेज है तो दूसरे की हम आसानी से पढ़ सकते हैं। एनिमल्स में रीजनरेटिव एबिलिटी होती है, तो ज़्यादातर ये एनिमल किंगडम में होता है, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग होता है, और कैपेसिटी जो होती है वो सब्सटेंशियल क्वांटिटीज में होती है, सेलुलर लेवल पे हमें दिखाई देती है। और रीजनरेशन की जो कैपेबिलिटी होती है वो अलग अलग एनिमल्स के अंदर कुछ वीक से लेकर कुछ दिनों तक या कुछ घंटों तक में हो सकती है। तो पहला एग्जांपल अगर हम प्रोटोजोआ का लेते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि कई सारे प्रोटोजोवन सीलिएट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्शन रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है, जिसमें एक्टोप्लाज्म एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। जैसे स्टेंटर के अंदर मैक्रोन्यूक्लियस जो वृहद केंद्रक होता है वो रीजनरेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। मरमेड कैप एल्गी जो है वो 50 mm उसकी लेंथ होती है और टोटल साइज जो होती है वो नया इंडिविजुअल बनाने के लिए कैपेबल होती है। सीलेंट्रेटा के अंदर अद्भुत रीजनरेटिव कैपेसिटी पाई जाती है। प्लेटीहेल्मिन्थ्स में टर्बुलेरिया ब्लिनेरिया के अंदर हाई डिग्री ऑफ रीजनरेटिव कैपेसिटी पाई जाती है। अगर हम उनको अनुप्रस्थ या अनुलंब दोनों ही भागों से लॉन्गिट्यूडनली या ट्रांसवर्सली काटें तो वापस से वो एस्टैब्लिश हो जाती हैं, दो फुली डेवलप्ड एनिमल्स बन जाते हैं। और एस्के हेल्मिन्थ्स में भी हम देखते हैं, निमेटोडा में उनके अंदर सरफेस डैमेज या सुपरफिशियल वुंड को रीजनरेट करने की क्षमता पाई जाती है। एनालिडा में पोलीगेटा और लिगोकीटा जो होते हैं वो ऐसे दो फाइलम है जिनके अंदर इस तरह की क्षमता पाई जाती है। अगर इन दोनों ही क्लास के जंतुओं को पीछे से दो भागों में बांटें तो वो रीजनरेट हो जाते हैं। तो अगर हम अर्थवर्म को दो एंटीरियर हाफ बीच में से काटें तो वो दो इंडिविजुअल्स बन जाते हैं। लेकिन हिरोडिनेरिया में, लीचेस में हमने रीजनरेशन कैपेसिटी नहीं देखी है।
ये देखिए हाइड्रा जो है वो इस तरह से, इसके अंदर अगर हम बीच में से उसको एम्प्यूट करते हैं, काट देते हैं, तो दो भागों में बट गया। जो अगला भाग होता है उसका पश्च भाग जनरेट हो जाता है, और जो पश्च भाग कटा हुआ है उसका अगला भाग जनरेट हो जाता है, और इस प्रकार से एक हाइड्रा से दो एडल्ट हाइड्रा बन जाते हैं। प्लेनेरिया में भी हम देखते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थ में बीच में से अगर इसको हमने काटा तो इस अग्र भाग में पश्च भाग डेवलप हो जाता है और इस पश्च भाग का अग्र भाग डेवलप हो जाता है। हाइड्रा में जिस तरह की हमने रीजनरेटिव कैपेसिटी देखी, दिस इज प्लेनेरिया। प्लेनेरिया को अगर हम काटेंगे तो दो भागों में बट जाएगा। तो ये पुनरुद्धारण की क्षमता इन जंतुओं में देखी जाती है। आर्थ्रोपोडा के अंदर लिमिटेड पावर ऑफ रीजनरेशन होती है, लेकिन लॉस्ट अपेंडेजेस जो होते हैं कुछ इंसेक्ट्स के अंदर, वो लार्वल स्टेजेस में वापस से लिए जा सकते हैं। क्रैब्स और स्पाइडर्स में एनिमी के द्वारा पकड़े जाने पर वो अपने पैरों को छोड़ देता है, जिन्हें हम ऑटोटॉमी कहते हैं, लाइफ सेविंग मेजर है। और जो लॉस्ट लेग्स होते हैं, जो छूटे हुए पैर होते हैं, वो वापस से जनरेट हो जाते हैं। मोलस्का के अंदर बहुत ही लिमिटेड जनरेटिव कैपेसिटी होती है। स्नेल्स के अंदर अगर आई स्टॉक और अगर टूट जाए आंख वाला तो वो वापस से रीजनरेट हो जाता है, लेकिन अगर पूरा ही हेड हटा दें तो वो वापस से रीजनरेट नहीं होगा। उसी तरह से ऑक्टोपस में और दूसरे सिफेलोपोडा के मेंबर्स में आर्म्स और टेंटिकल्स जो होते हैं, उनके स्पर्शक जो होते हैं और जो भुजाएं होती हैं, वो वापस से रीजनरेट हो जाती हैं। एकाइनोडर्मेटा में हम देखते हैं स्टारफिश, ऑफियोइडिया और क्रिनोइडिया के जो जंतु होते हैं, उनमें रीजनरेटिव पावर पाई जाती है। अपने भुजाओं को वो वापस से रीजनरेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर, फिश के अंदर रीजनरेट वेरी लिमिटेड होती है। खाली लॉस्ट फिन्स जो होते हैं, फिन्स जो वापस से रीजनरेट हो जाते हैं, लेकिन कॉर्डल फिन के पार्ट रीजनरेट नहीं होते हैं। एम्फीबियंस में रीजनरेशन की रिमार्केबल पावर पाई जाती है। न्यूट्स और सैलामेंडर में हम देखते हैं कि वो अगेन अपने लॉस्ट जो टेल होती है उसको डेवलप कर लेते हैं, एक्सटर्नल गिल्स को डेवलप कर लेते हैं, और सिफेलिक और हेड रीजन को भी वो डेवलप कर लेते हैं। एन्यूरन फ्रॉग के अंदर लिम्स और टेल का रीजनरेशन देखा जाता है। रेप्टाइल्स में हमने देखा जो घरेलू छिपकली होती है उसके अंदर ऑटोटॉमी होती है, जब खतरे के समय वो अपनी पूंछ को छोड़ देती है और एक नई पूंछ डेवलप हो जाती है। हालांकि जो नई पूंछ होती है उसमें बहुत ही सिंपल टाइप का वर्टिबल कॉलम डेवलप होता है, और जो सरफेस स्केल जो होती है स्किन को कवरी, वो भी डिफरेंट होती है नॉर्मल स्केल से, लेकिन फिर भी उनके अंदर रीजनरेशन की जो क्षमता है वो पूंछ को पुनः से डेवलप कर देती है। एंड एक्सेप्टिंग द टेल, टेल के छोड़कर अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी जो होते हैं, लिम्स एंड डिजिट्स, उनमें पार्शियल टाइप का या इनकम्प्लीट रीजनरेशन देखा जाता है। बर्ड्स के अंदर रीजनरेशन बहुत लिमिटेड होता है, और खाली डैमेज पोर्शन जो चोंच का है बस वो ही रीजनरेट कर पाता है। मैमल्स के अंदर भी रीजनरेशन की पावर है जो लिमिटेड होती है, जिनमें टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, लेकिन पूरा का पूरा पार्ट रीजनरेट नहीं होता है। टिश्यू रीजनरेशन होता है वो वुंड हीलिंग जैसा होता है। यकृत हमारा जो है वो टिश्यू जो है वो वापस से कुछ डेवलप हो जाता है अगर खराब हो जाए तो या डैमेज हो जाए तो इट इज एविडेंट दैट इन लोअर ग्रुप्स द रीजनरेशन की कैपेसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द एडल्ट, और बड़े जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें कम पाई जाती है। उसी प्रकार से एनिमल ग्रुप्स में भी जो एडल्ट स्टेज होती है, द पावर ऑफ रीजनरेशन इज इन कंपेयर इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ज़्यादा रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। तो एक्सटेंसिव होता है, और टिश्यू जो होता है वो अनडिफरेंशिएटेड स्टेट से होता है। रीजनरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें खूब सारे हिस्टोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम काटते हैं तो स्टम्प बनता है। इमीडिएट और डायरेक्ट इफेक्ट एम्पुटेशन का होता है, जिसमें टिश्यू सेल्स जो होती हैं वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं और वो लोकेटेड हो जाती हैं सरफेस पे। लार्ज नंबर ऑफ ये जो सेल्स हैं डिस्ट्रॉय होती हैं कट सरफेस पे, और जो वुंड है वो कवर्ड होता है डेबरी से, डेड सेल की डेबरी से। तो डैमेज और ब्रोकन ब्लड वेसल्स, जो कैपिलरीज जो होती हैं वो वहाँ से बाहर निकलती हैं, कोआगुलेट हो जाती हैं, और वुंड जो है वो ब्लड का जो लॉस है वो सीज हो जाता है। जो सरफेस ऑफ वुंड है वो एपिथेलियम से कवर होता है। स्किन एपिथेलियम पूरे वुंड के ऊपर फैल जाती है और पूरे कनेक्टिव टिश्यू को जन्म दे देती है। सेल डिवीजन उनमें होता है। एम्पुटेशन ऑफ लिम्ब ऑफ सैलमेंडर लार्वा भी होता है, इसमें कई सारे प्रोसीजर्स काम में आते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टेमा, इसमें की रीजनरेशन बड होती है, वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होती है रीजनरेशन प्रोसेस में। एग्रीगेशन ऑफ डी डिफरेंशिएटेड सेल्स सरफेस एपिथेलियम पर, और फिर सेल डिवीजन होता है और ब्लास्टेमा बनता है। कई सारी थ्योरीज इसमें हैं।
तो मैकेनिज्म एंड रीजनरेशन जो होता है उसको हम 4 फेजेस में बांट सकते हैं. फेज ऑफ वुंड हीलिंग, फेज ऑफ ब्लास्टिमा फॉर्मेशन, फेज ऑफ डी डिफरेंशिएशन और फिर फेज ऑफ रीडिफरेंशिएशन, मॉर्फोजेनेसिस एंड ग्रोथ. तो रीजनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सक्सेसिव फेजेस होते हैं विथ ऑल काइंड ऑफ कंट्रोल which are exerted to regulate its morphogenesis. इस तरह से देखिए अनएम्प्यूटेड लिम्ब है, इसके यहाँ से हमने एम्प्यूट किया, उसके अंदर वूंड हीलिंग हुई, नर्व, ब्लड वेसल्स, बोन्स वगैरह सब है, वूंड एपिथेलियम बनती है इसमें और फिर रिमॉडलिंग होती है और नई सेल्स का डेवलपमेंट होता है. इस तरह से ब्लास्टिमा बनती है, कोशिकाओं से ब्लास्टिमा का फॉर्मेशन होता है और आगे एक नई रीजनरेटेड लिम्ब हो जाता है. रीजनरेशन कई प्रकार का होता है. एपिमॉर्फोसिस और एपिमॉर्फिक रीजनरेशन जो है उसके अंदर जो एडल्ट और लार्वा ऑफ एम्फीबियन, न्यूड एंड सैलामेंडर होते हैं उनमें एक्सटेंसिव पावर ऑफ रीजनरेशन पाई जाती है और नेचुरल एक्सपेरिमेंटल से इसके अंदर पेरिफेरल एपिथेलियम ऑफ स्किन बन जाती है और 1 या 2 दिन के टाइम में, फ्यू डेज के अंदर एपिथेलियम जो होती है वो उसका जो वूंड होता है वो ग्रेजुअली प्रोट्रूड आउट होने लगता है, फनल लाइक अपीयरेंस उसकी हो जाती है और डेंस मास जो होता है वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल का वहाँ पे प्रेजेंट होता है. ब्लास्टिमा बनता है, कंटिन्यू करता है ग्रोथ में इनिशियल स्टेज में और फनल लाइक स्केल्स जो होती है बाद में फ्लैटन हो जाती है डॉर्सोवेंट्रल डायरेक्शन में और ये रूडिमेंट बन जाती है हाथ का या पैर का जो भी केस है. तो लिम्ब जो होता है हैंड प्लेट कहलाता है हाथ का और पैर का फुट प्लेट कहलाता है और सून जो रूडिमेंट होती है डिजिट्स की वो अपरेंट होने लग जाती है और लिम्ब रेडिमेंट जो होता है वो लिम्ब बट बन जाता है. इस तरह से देखिए एम्पुटेशन हुआ, एम्पुटेशन में कार्टिलेज, मसल्स, डर्मिस, एपिडर्मिस जो है वो निकले, उसमें हीलिंग हुई, वुंड एपिथेलियम बना, उस हीलिंग के वुंड एपिथेलियम के नीचे इस प्रकार की कोशिकाएं इकट्ठी हो गई, डी डिफरेंशिएशन हुआ और एक एपिकल एपिडर्मल कैप बनी और नीचे ब्लास्टिमा बनने लगा और फिर ये ब्लास्टिमा जो होता है ये प्रोलिफरेटिंग स्टेज सेल्स में आता है, खूब सारी कोशिकाएं बनाता है और डिजिट्स वापस से बनाने लग जाता है. ये देखिए इसको हम बोलते हैं पैलिएट स्टेज, रीडिफरेंशिएशन, नॉच स्टेज, इस तरह से नॉच बनने लगती है और फिर फाइनली डिजिट स्टेज बनती है. तो एविडेंट है कि रीजनरेशन प्रोसेस जो है वो सप्लीमेंट करता है रिमेनिंग रेजिड्यू को, रीजन एनिमल को, तो एक एडिशनल होता है अदर पार्ट से. दूसरा है मॉर्फल एक्सेस और मॉर्फोलेटिक रीजनरेशन, जिसमें हमने हाइड्रा में देखा कि हम इसको ट्रेम्बले ने स्टडी किया कि अगर हम मिडिल 2 पार्ट्स उसको काटते हैं तो वो 2 नए भाग बन जाते हैं. एंटीरियर हाफ से पश्चिम भाग डेवलप हो जाता है और पश्चिम भाग अगर कटा हुआ है तो उसमें एंटीरियर हाइपोस्टोम डेवलप हो जाता है और 2 कंप्लीट हाइड्रा बन जाते हैं. हाइड्रा को जब हम ट्रांसवर्स एक्सेस से काटते हैं तो वो इनिशियली क्लोज हो जाता है क्योंकि एपिथेलियल मस्कुलर सेल्स में इकट्ठी हो जाती हैं और बाद में ये एपिथेलियल सेल कवर करती हैं वूंड को एक थिन लेयर के रूप में और फिर इंटरस्टिशियल सेल्स में ग्रोथ जोन बनता है और समसूत्री विभाजन एब्नॉर्मली हाई नंबर ऑफ सेल्स बनाती हैं और 2 हाइड्रा का निर्माण हो जाता है. इस तरह से हेटेरोमॉर्फोसिस और हेटेरोमॉर्फिक रीजनरेशन के अंदर डिफरेंट ऑर्गन डेवलप हो जाता है. जो पार्ट डेवलप हुआ है उससे एक डिफरेंट ऑर्गन डेवलप हो जाता है और इसको हेटेरोमॉर्फोसिस कहते हैं. जैसे श्रिम्प में पेलिन्यूरस में जो आंख जो होती है अगर उसको स्टॉक से काटते हैं तो नई आंख डेवलप हो जाती है, लेकिन अगर बेस से काटते हैं तो वो वापस रीजनरेट नहीं हो पाती है. तो आई की जगह वो एक एंटीना लाइक ऑर्गन उसमें बन जाता है, तो इसको हम हेटेरोमॉर्फोसिस कहते हैं. सुपर रीजनरेशन, सुपरफ्लुअस नंबर ऑफ ऑर्गन बन जाते हैं जैसे हेड, टेल, लिम्स एज अ रिजल्ट ऑफ रीजनरेशन. प्लेनेरिया के अंदर लेटरल इंसिजन से डेवलपमेंट ऑफ न्यू हेड बन जाता है, न्यू टेल बन जाती है, दोनों बन जाते हैं. If both a head and a tail are regenerated, the head develops anteriorly and tail develops posteriorly. Lateral incision अगर head के end में होता है अर्थवॉर्म के तो वो 2 additional heads बन जाते हैं. तो additional therefore superfluous to the animal होते हैं. फिर वोल्फियन रीजनरेशन, इसमें एम्फीबियंस के अंदर लेंस का रीजनरेशन होता है. स्पेशल काइंड ऑफ रीजनरेशन जो यूरोडिल्स और एनियंस में देखा गया था वोल्फ ने 1935 में, तो न्यू लेंस डेवलप हो जाता है. पहले से एग्जिस्टिंग लेंस को हटाएं तो नया लेंस डेवलप हो जाता है, इसको वोल्फियन रीजनरेशन कहते हैं. तो इसमें कंसीडर एक्सटर्नल इसी प्रकार से लॉस्ट बॉडी ऑर्गन्स लाइक लिम्ब, टेल, सॉरी एक्सटर्नल गिल्स, दिस इज टेल, अपर लोअर जॉस भी इस प्रकार से डेवलप हो जाते हैं. द प्रेजेंस ऑफ पीस ऑफ लॉस्ट पार्ट, जो पीस बचा हुआ होना चाहिए उससे फिर नया अंग बन जाता है. लॉस्ट पार्ट का पीस थोड़ा सा बचा होना चाहिए. दिस इज द असाइनमेंट फॉर दिस चैप्टर. थैंक यू.